डियर स्टूडेंट, आज हम प्रावेगिक विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम दो विश्लेषण यानी स्थैतिक विश्लेषण और तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण के बारे में पढ़ चुके हैं और तीसरा है प्रावेगिक विश्लेषण या गत्यात्मक विश्लेषण। प्रावेगिक अर्थशास्त्र अर्थात आर्थिक प्रौद्योगिकी में आधुनिक आधारभूत तत्व जैसे जनसंख्या का आकार व योग्यता, प्राकृतिक साधनों की मात्रा, उपभोक्ता वर्ग की रुचि, पूंजी, तकनीकी ज्ञान आदि बदले जा सकते हैं और इनके परिवर्तनों का प्रभाव उत्पत्ति के परिवर्तनों की दर पर देखा जाता है। कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री R.F. हेरल्ड के अनुसार प्रावेगिक अर्थशास्त्र में परिवर्तन की दर के परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। हिक्स के अनुसार प्रावेगिक अर्थशास्त्र में समय तत्व अर्थात डेटिंग होता है, अर्थात परिवर्तन के मार्ग का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि इस समीकरण में बताया गया है कि Ct = फंक्शन ऑफ Yt, यानी Ct का मतलब क्या है, वर्तमान समय का उपभोग, और Yt-1 यानी पिछले वर्ष की आय। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान समय का उपभोग पिछले वर्ष की आय पर निर्भर करता है। चूँकि दोनों के समय अलग अलग है, इसलिए इसका अध्ययन हम डायनेमिक इकोनॉमिक्स में लेते हैं। प्रोफेसर रैगनर फ्रिश के अनुसार एक प्रणाली उस स्थिति में गत्यात्मक हो जाती है जब एक समयावधि में इनका व्यवहार ऐसे कार्यात्मक समीकरणों से निश्चित हो जिसमें चल राशियाँ विभिन्न समयों के संदर्भ में ली जाती हैं। इस प्रकार इन सब अर्थशास्त्रियों के परिभाषाओं में दो बातों का समावेश है। पहला, इसमें चल राशियों का संबंध विभिन्न समयों के संदर्भ में स्थापित किया जाता है। दूसरा, इसमें चल राशियों के परिवर्तनों की दरों का प्रभाव देखा जाता है। आर्थिक प्रौद्योगिकी के उपयोग। आर्थिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग आर्थिक जगत की वास्तविकता का पूरा विवेचन करता है, लेकिन इससे आर्थिक उतार चढ़ाव व व्यापार चक्रों के कारणों को समझने में सहायता मिलती है। गत्यात्मक विश्लेषण में आय के अलावा जनसंख्या, पूंजी संग्रह, तकनीकी ज्ञान आदि के तत्वों में होने वाले परिवर्तनों का भी अध्ययन किया जाता है। जैसा कि इस समीकरण में बताया गया है कि Yt = फंक्शन ऑफ It-1, अर्थात Yt यानी वर्तमान समय की आय, It-1 मतलब पिछले वर्ष का विनियोग, यानी वर्तमान समय की आय पिछले वर्ष के विनियोग पर निर्भर करता है। पिछले वर्ष का विनियोग जितना ज़्यादा होगा, वर्तमान समय की आय उतनी ही ज़्यादा होगी। अगला जो टॉपिक है वो है द कॉबवेब यानी तंतु जाल। जैसे मकड़ी का जाला, जिसे हिंदी में सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं मकड़ी का जाला। ये दो प्रकार के तंतु जाल पाए जाते हैं। पहला होता है स्थिर तंतु जाल, दूसरा होता है अस्थिर तंतु जाल। स्थिर तंतु जाल, इसमें संतुलन एक बार भंग होने पर पुनः स्थापित हो जाता है। अस्थिर तंतु जाल में एक बार संतुलन भंग होने पर पुनः स्थापित नहीं होता। हम इसका विशेष तौर से डिटेल पढ़ेंगे। पहला है स्थिर तंतु जाल। स्थिर तंतु जाल का जैसे डायग्राम है, ये बताया गया है कि वर्तमान समय में जैसे सभी उत्पादनकर्ता
जब एक साथ डिसीजन लेते हैं किसी वस्तु के उत्पादन से तो उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। उसका प्रोडक्शन बढ़ने से उसकी कीमत कम हो जाती है। तो अगली बार फिर सभी उत्पादनकर्ता ये डिसीजन लेते हैं कि इस विशेष वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाए, तो इससे उत्पादन घट जाता है और उत्पादन घट जाने से फिर उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। इस तरह क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है और अंत में संतुलन स्थापित हो जाता है, जैसे कि इस डायग्राम में बताया गया है। इस डायग्राम में बताया गया है OX पे हमने साधन लिए, यानी मात्रा ली है उत्पादन की, और OY पर हमने लिया है कीमत। जब असंतुलन स्थापित हो जाता है, असंतुलन की स्थिति में आप देख रहे हैं कि मांग की मात्रा पूर्ति की मात्रा से ज़्यादा है, परिणाम स्वरूप कीमत OP1 हो जाती है। और फिर धीरे धीरे जब अगली बार उत्पादन बढ़ जाता है, उत्पादन बढ़ने से आप देखेंगे सप्लाई हमारी बढ़ गई। सप्लाई बढ़ने से कीमतें हमारी क्या हो गई, कम हो गई। जब कीमत कम हो गई तो फिर उसके बाद फिर सप्लाई बढ़ाई जाती है। सप्लाई बढ़ने से फिर कीमत बढ़ जाती है। कीमत बढ़ने से फिर उसके बाद फिर सप्लाई उत्पादन बढ़ाया जाता है अगली सत्र में, और फिर उसके बाद कीमत, यानी इस तरह से क्रिया प्रतिक्रिया होने से अंत में हम संतुलन की स्थापित हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं स्थिर तंतुजाल। अगला है अस्थिर तंतुजाल। इसमें पूर्ति वक्र मांग वक्र से ज़्यादा चपटा होता है, यानी फ्लैटर होता है। यानी एक बार असंतुलन स्थापित होता है तो वो क्रिया प्रतिक्रिया होते हुए निरंतर बढ़ता जाता है। इसमें सभी उत्पादनकर्ता अगले सत्र में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से सोचते हैं, तो उत्पादन हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप कीमतें बहुत कम हो जाती हैं और फिर उत्पादन अगले सत्र में हद से ज़्यादा कम हो जाता है, तो कीमतें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इस तरह से क्रिया प्रतिक्रिया होते हुए अंत में हम असंतुलन की स्थिति पर पहुंच जाते हैं और इसे हम कहते हैं अस्थिर तंतुजाल। जैसा कि डायग्राम